मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजी सर पर। डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि आप लोग का जो प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ है यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन का, उनके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको लेकर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और ये सभी जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, और उसके साथ ही साथ जो भी आप लोग का टेस्ट वगैरह होगा बहुविकल्पी, वहाँ पर भी यहाँ से रिलेटेड प्रश्न आप लोग को देखने को मिल सकते हैं। तो ड्यूरेशंस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और आप लोग जानते हैं कि जो यूट्यूब चैनल डीजे सर है, सभी सब्जेक्टों के साथ ही साथ वो मुख्य रूप से जो स्पेशली आप लोग का स्नेह और प्रेम बना हुआ है इस चैनल से सोशोलॉजी के लिए और सिविक्स के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिविक्स के लिए आप सभी लोग इस चैनल को बहुत ज़्यादा ही प्रेम और स्नेह देते हैं। तो इसके लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। पहला हम लोग का देखिए प्रश्न क्या है। 1974 की रेल हड़ताल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अभी यूपी बोर्ड 2022 के ये पेपर में आया हुआ है कि रेल हड़ताल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है डिस्टेंस 1974 के। तो देखिए, मैं अगर बात करूँ यहाँ पर रेल हड़ताल के बारे में जो 1974 में आप लोग का हुआ था, तो ये बहुत ही बड़ा हड़ताल था। क्यों हड़ताल इतना बड़ा था? क्योंकि इसमें जो रेलवे कर्मचारी थे वो लगभग अब तक का सबसे बड़ा ये रेलवे हड़ताल था, अब तक का है भी ये, और जिसमें कि 15 से 20 लाख जो कर्मचारी थे उन लोगों ने भाग लिया था, इसलिए ये बड़ा था। और पहली बार देखिए बोनस को लेकर यहीं पर पहली बार मांग भी उठी थी। तो और ये किसके नेतृत्व में हुआ था? जॉर्ज फर्नांडिस की अगुवाई में हुई इस हड़ताल ने पूरे देश के मजदूर आंदोलन और भारतीय राजनीति पर प्रभाव डाला था। 1974 में हुई इस हड़ताल ने देश में मजदूरों के लिए बुनियादी बहस की शुरुआत की। जाहिर सी बात है, इसका बड़े पैमाने पर असर देखने को मिला। और बाद में सुप्रीम कोर्ट भी इसमें उसने भी इंटरफियर किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बोनस इज द डेफर्ड वेज, और इसी सिद्धांत के आधार पर रेल कर्मचारियों के संगठन ने बोनस की मांग की थी। तो डिस्टेंस ये बहुत ही बड़ा रहा है। अगर रेल हड़ताल की दुनिया में देखा जाए, आप लोग के सिविक्स के लिए भी देखा जाए, और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए देखा जाए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है। नेहरू की विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन से प्रश्न। नेहरू की विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या थे, बताइए। देखिए, ये भी प्रश्न आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रश्न है आप लोग का कहीं ना कहीं देखने को हमेशा देखने को मिलता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला देखिए, इसमें किस तर्ज पर या किस प्रस्ताव पर, किस बातों को लेकर नेहरू जी ने, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो पहला देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को कायम रखना और उसका संवर्धन करना। तो यहाँ पर क्या कहा गया? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है। जानते हैं इसका प्रमाण जो है भारत अभी पिछले युद्धों में भी दे चुका है। जैसे कुछ युद्ध जो इस समय नॉर्मली देखने को मिले थे, ईरान, अगर देखा जाए ईरान के मध्य, और उधर विवाद हुआ था जो अमेरिका के लोग मार दिए थे, उस पर क्या किए थे अटैक वगैरह ना, तो वहाँ पर भी आप लोग को देखने को मिला था। भारत के बीच हुए के रूप में अगर देखा जाए, अभी देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो विवाद हुआ था, तो उसमें भारत को कहीं ना कहीं से हस्तक्षेप करना पड़ा। या दोनों कंट्रियों ने मतलब भारत से अपनी विचार शांति समझौते के लिए भारत से भी बात की। पहला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कायम रखना और उसका संवर्धन बनाए रखना। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ है उपनिवेशों के लोगों के आत्मनिर्णय अधिकार को बढ़ावा देना। तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाएगा, समानता पर आधारित विश्व समुदाय की स्थापना तथा रंग भेद का विरोध करना। शायद हम लोग के यहाँ इसी वजह से जो गोरे काले का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, ये था ना जो मनोज कुमार जी ने गाना गाया हुआ था, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो ये देखिए तीसरा आपका पॉइंट हो जाएगा। चौथा इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोग का हो जाएगा, आणविक निशस्त्रीकरण तथा नवीन आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना। ये चौथा आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न को। तीसरा हम लोग का देखिए प्रश्न क्या है। सिंडिकेट से आपका क्या अभिप्राय है? सिंडिकेट के बारे में हम लोग बात करें डिस्कशन, तो देखिए आप लोग सिंडिकेट बैंक के बारे में भी सुने होंगे। तो अगर देखा जाए तो वास्तव में सीनेट, जो इसे सीनेट भी हम लोग कहते हैं, तो सिंडिकेट वास्तव में देखा जाए तो एक संगठन है, समिति है, जो कोई एक व्यक्तियों का नहीं है। मतलब इसमें देखा जाए समुदाय मिलकर, कुछ लोगों का संगठन मिलकर, या कुछ बुद्धिजीवियों का मिलकर संगठन ये बनाया जाता है, जिसे हम लोग सिंडिकेट कहते हैं। अगर देखिए सिंडिकेट के बारे में लोग और थोड़ा विस्तार से बात करें तो देखिए दो तरीके से इसको हम लोग समझ सकते हैं। पहला देखिए पॉइंट क्या हो जाएगा, सीनेट या विश्वविद्यालय की प्रबंध सभा के सदस्यों या प्रतिनिधियों की समिति जो होती है उसे भी हम लोग सिंडिकेट कहते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें सिंडिकेट के बारे में, तो बिजनेस के तौर पर देखा जाए, अर्थव्यवस्था के तौर पर देखा जाए, तो धनी व्यापारियों या जानकार लोगों की एक ऐसी मंडली
जो किसी कार्य को विशेषकर अर्थ संबंधित उद्योग या योजना को अग्रसर करने के लिए बनी हो। तो सीधा सीधा आप लोग को, मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सिंडिकेट क्या होता है। सिंडिकेट बैंक से मतलब ही समझ आ रहा है कि अर्थव्यवस्था से संबंधित। तो सीधे सीधे हो गया कि धनी व्यापारियों का वो संगठन, ऐसा मंडल जो किसी कार्य को, जो विशेष रूप से क्या हो, अर्थव्यवस्था से संबंधित हो, तो वो किसी उद्योग को लेकर बात करते हैं या उस उद्योग को करने के लिए जो लोग योजना बनाते हैं, तो उसे अग्रसर करने के लिए, उसे आगे तक बढ़ाने के लिए जो व्यवस्था बनाई जाती है, जो प्रबंध बनाया गया है, जो मंडली बनाई गई है, उसे ही सिंडिकेट कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है डिविजन्स, और ये प्रश्न आप लोग के बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए चौथा हम लोग का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी गया है प्रश्न, और नियमित तौर पर यह प्रश्न पूछा जाता है। आम चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल सबसे पहले कब हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है डिविजन्स, और मैं आप लोग को एक छोटा सा प्रश्न भी यहाँ पर दे रहा हूँ। आप लोग को ईवीएम का फुल फॉर्म जो है वो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर बताना है, ठीक है? तो कमेंट बॉक्स में आप जाकर ईवीएम का फुल फॉर्म ज़रूर लिखिए, और यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जल्दी हम लोग लाइव मिलेंगे डिविजन्स, इसको जल्दी से जल्दी शेयर करिए फटाफट, ताकि और भी जो दूर दराज के बच्चे जो हैं, जो गाँव साइड के बच्चे हैं, दूर दराज के बच्चे हैं, वो सभी भी इस चैनल से लाभान्वित हो सकें, वो भी फ्री में और पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट PDF के साथ। तो चलिए बात करते हैं हम लोग ईवीएम के बारे में। देखिए पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल जो हुआ था वो 1982 में हुआ था डिविजन्स, और मई के महीने में हुआ था। और जो केरल जानते हैं, जो दक्षिणी भारत का हिस्सा है, दक्षिण भारत का राज्य है केरल, वहाँ का एक विधानसभा जिसका नाम है पराऊर जो विधानसभा है, वहाँ के 50 मतदान केंद्रों पर इसका इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब चुनाव तो हो गया ईवीएम मशीन के कारण, लेकिन वहाँ के उम्मीदवार जो थे, तो भाई जाहिर सी बात हो, जो विजेता हुए तो उनको तो कोई कुछ नहीं कहेगा, या तो वो तो मस्त थे अपने जीत में ही। लेकिन जिन लोगों ने हारा, तो उन लोगों ने अपनी हार का कारण ईवीएम को ही बताया था। उसके बाद ये मसला आपका सुप्रीम कोर्ट में भी गया, मगर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई वगैरह चली, लेकिन वहाँ पर ईवीएम को दोषी नहीं ठहराया गया। ईवीएम के अंदर कोई दोष नहीं देखा गया। बाद में जांच वगैरह भी हुई, तो ऐसा कोई मतलब चीज़ें निकल कर नहीं आई कि नहीं वास्तव में ईवीएम दोषी था, ये वो कुछ ऐसी कोई बात निकल कर नहीं आई। तो पहली बार इस्तेमाल हुआ था वहाँ, कहाँ पर आप लोगों का डिविजन्स, तो भारत का जो राज्य कहाँ है, केरल में। तो केरल में पहली बार, और केरल का कौन सा विधानसभा, पराऊर, ठीक है, वहाँ के 50 मतदान केंद्रों पर पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल हुआ था। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पाँचवें प्रश्न को। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र साफ्टा का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है डिविजन्स, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये तो हर बार आने वाला प्रश्न है, और हर बार आप लोग को प्री बोर्ड या तो कोई टेस्ट वगैरह आप देते हैं, तो उन सभी में तो कहीं ना कहीं आप लोग को देखने को मिलता ही रहता है। तो प्रश्न क्या है आप लोगों का, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसे शॉर्टकट में हम लोग साफ्टा भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसका आप लोग इंग्लिश में लिख दीजिएगा, जैसे दक्षिण का साउथ होता है, एशिया का एशियाई जानते ही हैं आप लोग, मुक्त का तो फ्री हो जाएगा आप लोग को व्यापार, तो यहाँ पर ऐसे ये पूरा इसका विस्तृत रूप हो जाता है। तो साफ्टा का उद्देश्य के बारे में हम लोग बात करें, देखिए तो मुख्य रूप से जो इसका उद्देश्य क्या था, भारत के बारे में बात हो गई, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान एवं मालदीव के बीच वस्तुओं की मुफ्त आवाजाही में आने वाली बाधाओं को दूर करना, और दक्षिण एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था को एकीकृत करना है। देखिए दक्षिण एशिया में महत्वपूर्ण रूप से जो देश, जो एशिया के दक्षिण में जो देश स्थित हैं, उनको हम लोग बोलते हैं दक्षिण एशियाई, ठीक है। और दक्षिण एशियाई में भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है और मालदीव है। तो इनके बीच में जो वस्तुओं का आवाजाही जो अच्छे से हो, कोई बाधाएं ना हो, विशेष रूप से वो आसानी से एक जगह से दूसरे जगह पर चीज़ें उपलब्ध हो सके लोगों के पास, जिसकी वजह से क्या हो, ज़्यादा बाधा नहीं होगी, तो भाई जाहिर सी बात है लोगों की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। जो सामानें होंगी, वस्तुएं होंगी, वो और ज़्यादा लोग एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र तक आदान प्रदान अच्छे से और करेंगे। तो एशियाई देशों को देखा जाए तो ये दक्षिण एशियाई देश थे, उनकी अर्थव्यवस्था में एक मजबूती देने के लिए जो था, ये साफ्टा का मुख्य उद्देश्य था, ठीक है डिविजन्स। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और इस समझौते को लागू करने की सीमा जो डिविजन्स लिखा गया था, वो 1 जुलाई 2006 तय की गई थी कि 1 जुलाई 2006 से ये काम हम लोग प्रारंभ कर दिया जाएगा। और उसमें कुछ हद तक सफलता भी मिली है, कुछ जगहों पर है भी। अब जानते ही हैं कि बांग्लादेश देखिए कितनी मजबूती पर है। बांग्लादेश का अगर देखा जाए इकोनॉमी तो कितना ज़्यादा मजबूत है, उसी के थोड़ा सा बगल में अगर जाएँ इंडिया के थोड़ा सा नीचे श्रीलंका का देखिए कितनी हालत इस समय खराब है। तो चीज़ें हैं, थोड़ी सी व्यवस्थाएं जो अपने तरीके से, लेकिन वही कहा गया कि इंटरनली भी थोड़ा सा जो देश है, कंट्री है या कोई भी है, तो उसको इंटरनली भी थोड़ा सा अपने आप को ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है।
तो यहाँ पर डिस्टेंस ये महत्वपूर्ण रूप से है साप्टा का उद्देश्य। पढ़ाऊंगा मैं, पढ़ोगे तुम, ये बच्चों जिंदगी, मांगू रब से अच्छा परसेंट, ये बच्चों बंदगी। तो हम लोग का उद्देश्य ये डिविजन्स कि आप लोग का बेहतर परसेंटेज आए, और निश्चित तौर पर आप लोग का आएगा। जो अभी पिछली बार कुछ हमारे डिविजन्स थे उन लोगों ने लगभग 94 नंबर तक भी वो लोगों ने सिविक्स में गेन किया हुआ था। डिविजन्स 94 नंबर, 92 नंबर, 89, 80 के पार के वाले बच्चों की तो लाइन लगी हुई थी। बहुत ही कम ही बच्चे थे जो कि जिनका कि सेकेंड डिवीज़न या 60 उठ के इर्द गिर्द था नंबर। तो डिविजन्स निश्चित तौर पर, और उनको जितना भी पढ़ाया गया था वो पूरा का पूरा पेपर उन लोगों का मैक्सिमम चीज़ें मैच कर गई थी। और उसके साथ ही साथ जो समाजशास्त्र का था वो भी पूरा का पूरा उनका मैच किया हुआ था। ठीक है डिविजन्स। तो और भी अदर सब्जेक्ट के भी, लेकिन अदर सब्जेक्टों पर उस समय पार्टिकुलरली बहुत ज़्यादा वीडियोज़ नहीं थे, इसलिए उस पर उन सभी विषयों पर तो हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इस बार वो सभी विषय भी वैसे ही क्रमात दिखाएंगे जैसे कि सिविक्स और सोशियोलॉजी ने दिखाया था। तो छठवां हम लोग का प्रश्न देखिए क्या है, दक्षिण एशिया से आप क्या समझते हैं। अभी आपने पीछे देखा कि दक्षिण एशियाई देशों के बारे में बात किया गया था कि दक्षिण एशियाई देशों के जो सहयोग संगठन के लिए साफ्टा का इस्तेमाल किया गया था। तो यहाँ पर दक्षिण एशियाई के बारे में भी हम लोग बात करते हैं। देखिए, अगर दक्षिण एशिया के बारे में लोग बात करें तो समानता अगर देखा जाए ना, तो अगर दक्षिण एशियाई किसे कहते हैं हम लोग, अगर ये आपसे परिभाषा पूछ लिया जाए तो देखिए, हिमालय के दक्षिणवर्ती, हिमालय जो देखें, हिमालय की चोटियाँ देखें, हिमालय पहाड़ देखें आप, तो हिमालय के दक्षिणवर्ती देशों से होता है मुख्य रूप से दक्षिण एशियाई का बात जो होता है। इसमें कुछ अन्य अलग बगल के जो देश भी जोड़ लिए जाते हैं, जैसे भारत की बात हो गई, पाकिस्तान की बात हो गई, श्रीलंका की बात हो गई, बांग्लादेश की बात हो गई। तो ये मुख्य रूप से जो है दक्षिण एशिया के देश या भारतीय उपमहाद्वीप के देश कहे जाते हैं। ठीक है, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिण एशिया के देश कहते हैं या भारतीय उपमहाद्वीप के देश कहे जाते हैं। देखिए, इसमें नेपाल और भूटान को भी शामिल कर लिया जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा ये इस बात को, नेपाल और भूटान को भी इसमें जो है मुख्य रूप से जगह दी जाती है। तो दक्षिण एशिया का मतलब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है ना। और उसके अलावा अगर आप लोग समझना चाहेंगे तो एशिया के दक्षिण में जो देश स्थित हैं तो उन्हें हम लोग दक्षिण एशिया कहते हैं। ठीक है, और गहराई से आप लोग को समझना है तो यहाँ पर जो उत्तर आपको बताया गया उतना आपको एकदम आपके लिए पर्याप्त है, और आपके उत्तर देने का जो शैली रहेगा उसके लिए पूरा संतुष्ट करने वाला है। चलिए 7वें प्रश्न की ओर, और आज के इस महत्वपूर्ण सेशन का हम लोग का अंतिम प्रश्न भी रहेगा, आसियान का उद्देश्य क्या था। तो देखिए रिलेशंस, आसियान को जो लाया गया था उसमें मुख्य रूप से जो शामिल किया गया था क्षेत्रीय शांति व स्थिरता को प्रोत्साहित करना। इसका देखिए सर्वप्रथम जो लक्ष्य था आसियान का वो क्षेत्रीय शांति व स्थिरता को प्रोत्साहित करना। क्षेत्र अगर है कोई जो भी सहयोगी क्षेत्र है, सहयोगी राष्ट्र हैं, तो क्षेत्र में सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। मतलब अगर भारत देश है, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, भूटान हो गया, तो ये सभी लोग क्या काम करेंगे, एक दूसरे की संस्कृति को भी, केवल ऐसा नहीं कि वहाँ की अर्थव्यवस्था यानी पैसे को लेकर ही बस केवल बिजनेस की ही बात करेंगे, बल्कि संस्कृति भी यहाँ से वहाँ जो हो गई, सामाजिक रहन सहन जो हो गया, तो ये सभी चीज़ें भी प्रोत्साहित करने के लिए बात कही गई थी। ठीक है ना। और क्षेत्रीय शांति को बनाए रखने की बात कही गई थी। क्षेत्रीय शांति व स्थिरता को प्रोत्साहन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ था। और साझे हितों में परस्पर सहायता व सहयोग की भावना को बढ़ावा देना। भाई जाहिर सी बात है, अगर कोई भी दुविधा में राष्ट्र है, कभी विविधा आई कभी हर राष्ट्रों पर देखा जाता है पार्टिकुलरली, कभी देखिए कोरोना काल में भारत ने कितना ज़्यादा सहयोग किया था सभी राष्ट्रों का। उसके बाद जब ऑक्सीजन की भारत में कमी हो गई थी तो भारत को भी अन्य देशों ने कितना ज़्यादा समर्थन दिया, क्योंकि भारत ने उतनी ज़्यादा, जब कोई व्यक्ति किसी को के लिए अगर करता है, कोई राष्ट्र करता है, तो कुछ जो राष्ट्र रहते हैं बड़े राष्ट्र, तो वो भी उनके लिए तैयार रहते हैं। तो ये सभी जो राष्ट्र हैं आपके बगल वगैरह के, तो इन सभी को भी नियमित रूप से एक दूसरे का सहयोग करना। देखिए इस वजह से जो श्रीलंका आप लोग का है वो बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है, तो इस समय भी जो दक्षिण एशिया के देश हैं वो मिलकर उसको सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं अपने हद तक। ठीक है, अब वही पहले बताएगी कि जब उनकी अपनी आंतरिक अर्थव्यवस्था जो होगी वो पूरी तरीके से जब चरमरा जाएगी तो फिर उसमें कोई कंट्री भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने का मतलब है कि उनकी खुद की व्यवस्था भी खराब हो जाएगी, खुद की अर्थव्यवस्था भी खराब हो जाएगी, खुद के नागरिकों के प्रति उनकी जवाबदेही बन जाएगी। तो ये सभी बातों का भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो डियर्स, ये रहा आज का महत्वपूर्ण सेशन। आज का यह महत्वपूर्ण सेशन आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आप लोग को कुछ महत्वपूर्ण नंबर मिलेगा, उस नंबर से ज्वाइन हो जाइए, और वो भी बिल्कुल फ्री में। व्हाट्सएप पर मैसेज लिख कर भेजिए, तुरंत अपना नेम, क्लास, सब्जेक्ट और जिला लिखकर तुरंत मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और उसके साथ ही साथ जो आप लोग को मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जो लेक्चर वगैरह का PDF भी होगा तो मैं आप लोग को आसानी से उपलब्ध करा दूंगा।
और ये आप लोग बिल्कुल भी ना घबराइए। अगर ये आप लोग यूपी बोर्ड 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए एकदम समझ लीजिए परफेक्ट है, और आपको परफेक्ट बनाने वाला है, आपके मार्क्स को परफेक्ट बनाने वाला है, आपके परसेंटेज को बनाने वाला है, आपके रिजल्ट को बनाने वाला है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी शुभकामनाओं के साथ हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।